फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हमने कवर कर लिया था। और लास्ट जो हमारा टॉपिक हुआ था आई थिंक आपका हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट और आपका परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस तक हमने वहीं पे फिनिश किया था। तो आज हम शुरू करेंगे और इस वाले टॉपिक को फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और आज ही इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे और जिसमें आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आज पढ़ने वाले हैं हम। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ओवरलोडिंग और उसके बाद जितने भी शॉर्ट सर्किट वगैरह टॉपिक है। और तो ये सारे ना आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि फोर्स आपका कितना लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर में जब उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होता है। तो सबसे पहली बात जो है एंडे मैरी एम्पियर, इन्हीं के नाम पे ना जो आपका इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि जितना भी मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इन्होंने ये सबसे पहली बार ये कहा था कि जितने भी मैग्नेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया था और उसके बाद ही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मार्केट में आया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज़ द मैक्सिमम विद द डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट एंगल। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा कंडक्टर पे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा जबकि आपका करंट का डायरेक्शन किस पे चल रहा है, आपका राइट एंगल चल रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा कंडक्टर का सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका रिवर्स हो जाएगा अगर आपने डायरेक्शन करंट के चेंज को रिवर्स, अगर उसको भी रिवर्स कर दिया तो आपका दूसरी पार्टी भी अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं। तो ये रूल क्या कहता है, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसमें 3 फिंगर्स को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी तीनों जो है आपस में राइट एंगल ट्रायंगल की तरह से आपको तीनों फिंगर्स को खोलने होते हैं ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि वो तीनों के तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हों। देन 4 फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस टाइम पे आपका 4 फिंगर क्या प्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेंगे आपके डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर की कंडक्टर पे किस जो मोशन का क्या डायरेक्शन है, फोर्स का क्या डायरेक्शन है, तो ये शो करेगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल इसने लाया था और उसी के ऊपर वर्किंग करता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर करता क्या है मेन, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द रूल सजेस्टेड बाई मेरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये जो पूरा मोटर की वर्किंग है वो किस बेसिस पे काम करता है, जो मेरी एम्पियर ने बातें कही थी और उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोनों पे इसका वर्क करता है। और वहीं अगर दूसरी बात करो इलेक्ट्रिक जनरेटर की, तो वहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल करता है जबकि मोटर में लेफ्ट हैंड रूल वाला काम करता है। उसके बाद इन एन इलेक्ट्रिक मोटर अ रेक्टेंगुलर कोयल इज सस्पेंडेड बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल मोटर में किया जाता है, एक रेक्टेंगुलर कोयल रखता है जिसके क्या करते हैं 2 पोल्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू द कोयल इज कनेक्टेड विद द कम्यूटेटर। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है कोयल से, तो उसको कनेक्ट किया जाता है एक कम्यूटेटर से। अब कम्यूटेटर क्या है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट, तो वो क्या करता है, इसको रिवर्स करने का काम करता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का अलग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कम्यूटेटर, व्हाट इज कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। उसके बाद वर्किंग के लिए स्पेशल आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है किस तरीके से वर्क करता है इलेक्ट्रिकल मोटर। जो मोटर है आप अपनी बुक में देखोगे तो काफ़ी कंफ्यूजिव सिचुएशन उन लोगों ने दे रखा है, तो वहाँ से चीज़ जो है ना आपको शायद समझ में ना आए, बट आई होप कि आपको ये वाला ज़रूर समझ में आएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के कोयल में, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ मैग्नेट। तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एज इट रीचेस द हाफ वे, जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचता है, द स्प्लिट रिंग विच एक्ट्स एज कम्यूटेटर, वहाँ पे स्प्लिट रिंग लगे रहते हैं जो किस तरीके से काम करते हैं, कम्यूटेटर की तरह करते हैं, जो क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स करने का काम करते हैं। रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन,
तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी अपने आप ही रिवर्स हो जाता है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स पुशेस द कॉइल। अब जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है तो उससे जो कॉइल होता है उसको थोड़ा सा पुश मिलता है एंड इट मूव्स अनदर हाफ टर्न, और उसकी वजह से क्या करता है, दोबारा से हाफ टर्न वो ले लेता है। दस द कॉइल कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द एक्सल। तो जिसकी वजह से कॉइल क्या होता है, एक रोटेशन मार लेता है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस प्रोसेस, और यही जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, कीप्स द मोटर इन रोटेशन, जिसकी वजह से मोटर क्या कॉन्टिन्यूसली रोटेट होते रहता है। और आगे चलते हैं। अब दूसरा आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ये क्या करता है, इसके जस्ट अपोजिट, जैसे हमने पढ़ा था मोटर क्या कर रहा था, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करवा रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जस्ट अपोजिट है। उसके बाद बात करें इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, अ रेक्टेंगुलर आर्मेचर इज प्लेस्ड। वहाँ पे रेक्टेंगुलर आर्मेचर जो है प्लेस किया जाता है विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। जहाँ पर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको प्लेस किया जाता है। द आर्मेचर इज अटैच टू वायर, और आर्मेचर को क्या किया जाता है, वायर से अटैच किया जाता है। एंड इज अ पोजिशन इन वे दैट इट कैन मूव अराउंड एन एक्सल, और सो दैट कि वो क्या कर सकता है, मूव अराउंड कर सकता है उस पूरे प्रोसेस से। और नेक्स्ट है आपका कि वर्किंग इसका किस तरीके से होता है। तो व्हेन द आर्मेचर मूव्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। तो जैसे ही आर्मेचर मूव्स करता है आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, बनता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस। अब डायरेक्शन क्या होगा, आपका करंट का चेंज हो जाएगा जब व्हेन आर्मेचर क्रॉसेस द हाफ वे, जैसे वही हाफ आपका चक्कर है मार्कोविस रोटेशन, दस द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस वंस इन एवरी रोटेशन। तो डायरेक्शन जो है करंट का हर रोटेशन के बाद क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजुअली प्रोड्यूस अल्टरनेट करंट। तो इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हमेशा जो प्रोड्यूस करता है अल्टरनेट करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसी कहते हैं। टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू अ डीसी जनरेटर, अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। और अगर आपको क्या करना है, एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में, तो वहाँ पर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, डायरेक्ट करंट जो है वहाँ पे वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पर एसी और डीसी के बारे में आया तो थोड़ा सा भी पढ़ेंगे भी कि एसी का क्या एडवांटेज है एंड ऑल। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी कंडक्टर को ना मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे चेंज हो रहा हो वहाँ पे रख देते हो, सम करंट इज इंड्यूस, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर रख रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पूरा कंडक्टर जो है वो पूरा का पूरा जो है वहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो उसी करंट को क्या कहा जाता है, इंड्यूस करंट। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ अल्टरनेट करंट ओवर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट से क्या फ़ायदा है अल्टरनेट करंट में। तो अल्टरनेट करंट की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर को आप ट्रांसमिट कर सकते हो लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी काफ़ी कम लॉस होता है और काफ़ी दूर तक इसको आप ट्रांसमिट कर सकते हो, और इसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो भी लो होता है। तो दिस इज़ द एडवांटेज। आफ्टर दैट आपके बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है करने लायक, दैट इज़ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कि हमारे घर तक किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ा मोड़ा, जैसे आप साइंस पढ़ते हो ना, तो सीबीएसई ये चाहती है कि आपको एक नॉर्मल नॉलेज तो मिले ही हर चीज़ के बारे में कि आपके घर में जो भी चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा तो नेक्स्ट है इन आर होम्स द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो हमारे हाउसेज में जो भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई किया जाता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। हमारे घर पे आपने देखा होगा 3 कलर के वायर्स होते हैं, एक तो आपका रेड होता है, दूसरा ब्लैक और तीसरा ग्रीन होता है। तो तीनों का अलग अलग मतलब है। जो रेड होता है वो लाइव वायर होता है, उसमें पॉजिटिव होता है और ये आप इस पर काफ़ी हाई पोटेंशियल होता है। बात करें दूसरा आपका न्यूट्रल वायर होता है, नेगेटिव होता है, और इसमें आपका न्यूट्रल वायर जो होता है आपका उसमें ज़ीरो पोटेंशियल होता है। देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर हम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो आपका कितना निकल जाएगा, 220 वोल्ट। तो उसके बाद वायर जो आपका ग्रीन इंसुलेटर होता है वो आपका क्या होता है, अर्थ वायर होता है। तो अर्थ वायर क्यों यूज़ करते हैं वहाँ पर, ये पता होना चाहिए आपको। दैट बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लाइंसेस। तो ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब भी कुछ ऐसा केस आ जाए कि इलेक्ट्रिक करंट जो लीकेज हो रहा है तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक शॉक से हमें
प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है फॉर द करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट। जैसे करंट का लीकेज होने लगता है तो वहाँ पे क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम कर देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इस वायर को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ रेड और ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, बट ये काफ़ी गलत बात है। उस केस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति हो जाती है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट है, व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली। जब आपका क्या होता है, किसी भी तरीके से आपका रेड वाला जो वायर है वो ब्लैक वाले वायर से दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्योंकि इस केस में जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है और सब कुछ क्या होता है, पूरा शॉर्ट सर्किट उस केस में हो जाता है। तो बस थोड़ी थोड़ी बातें याद रखिए, ये सब जो क्वेश्चन आएंगे ना 1 1 मार्क्स में आएंगे, ज़्यादा आपसे पूछेंगे नहीं। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। अब कंडक्टर की जितनी कैपेसिटी, अगर उससे ज़्यादा करंट उससे लिया जाएगा तो उस केस में क्या होता है, ओवरलोडिंग की सिचुएशन हो जाती है। कॉजेज़ क्या होता है, एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ गया, हाई वोल्टेज की सप्लाई आ गई तो उस टाइम पे ओवर लोडिंग होगा, तो उस टाइम पे सिचुएशन ख़राब हो सकती है। यूज़ ऑफ मोर देन वन अप्लाइंसेस इन अ सिंगल सॉकेट में आप बहुत सारे अप्लाइंसेस को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी ओवरलोडिंग की सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है। तो आपका जो ये चैप्टर है यहीं पे फिनिश हो जाता है।